हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 के बारे में। हमने लास्ट पार्ट में अप टू मोनोसेकेराइड्स पढ़ लिया था। उसमें हमने देखा था कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं और मतलब हमने पूरी कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देख ली थी और बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आगे शुरू करते हैं लेक्चर 2 को। मोनोसेकेराइड्स हम सबको पता है क्या होता है। देखो, मोनोसेकेराइड्स का मतलब होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर नहीं टूट सकते, वो ऑलरेडी ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब देखो, मोनोसेकेराइड्स को भी फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग कि उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। अब इस बात का क्या मतलब है कि कितने कार्बन एटम्स है। देखो, अगर मान लो कोई भी मोनोसेकेराइड, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा मोनोसेकेराइड होता है, यानी कि उसको फर्दर नहीं तोड़ सकते हो आप। वो C6H12O6 उसका फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर 6 कार्बन एटम है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द नंबर के कितने कार्बन एटम है हम मोनोसेकेराइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर 3 कार्बन एटम होते हैं तो उसकी एक जनरल टर्म होती है ट्रायोस, के ऐसे बोलते हैं ट्रायोस। 4 होते हैं तो टेट्रोस, 5 होते हैं तो पेंटोस, 6 होते हैं तो हेक्सोस, 7 होते हैं तो हेप्टोस। ये इसकी जनरल टर्म है। फिर आता है कि अगर इन्हीं में, जैसे हमने कहा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर या तो हमने डिफाइन किया था ना कार्बोहाइड्रेट्स को कि उसके अंदर या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब अगर ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये होता है। तो ऐसे हर अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स में या तो ये होगा या ये होगा, तो कुछ तो होगा दोनों में से। तो बेस्ड ऑन द कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एज एल्डोट्रायोस, कीटोट्रायोस, एल्डोटेट्रोस, कीटोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस, कीटोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप और 6 कार्बन एटम हो गए, 6 कार्बन एटम और कीटोन ग्रुप तो कीटोहेक्सोस, एल्डोहेप्टोस, कीटोहेप्टोस। समझ गए। तो बस इतना याद रखना। अब कहाँ यूज़ होता है, यहाँ देखो। अगर हम ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज एक तो सबसे पहले याद रखना स्वीट फ्रूट, हनी, शुगर, ग्रेप्स वगैरह में पाई जाती है ये। और ना ये जो है सबसे ज़्यादा, मतलब ग्लूकोज सबसे ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पाई जाती है, रिप्ड ग्रेप्स में पाई जाती है। जो सड़े हुए अंगूर होते हैं जिससे अल्कोहल बनती है, उनमें सबसे ज़्यादा ये ग्लूकोज पाया जाता है। और स्वीट फ्रूट्स, हनी, ग्रेप्स वगैरह में पाएंगे और सड़े हुए ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि ग्लूकोज अगर आपको बनाना है तो कैसे। हमें पता है सुक्रोज होते हैं, एक डाइसेकेराइड होते हैं कि जिसको हम तोड़ेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलता है। तो एक सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलिसिस करो, उसको तोड़ो, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C11H22O11। समझ गए। अच्छा, तो जब इसको हम तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है हमें पर्टिकुलरली। फिर स्टार्च को जब हम तोड़ते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज मिलता है, बट क्योंकि स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है यानी कि मल्टीपल शुगर यूनिट देता है, इसलिए n टाइम्स ग्लूकोज मिल जाता है। समझ गए। तो प्रेपरेशन है कि ग्लूकोज कहाँ कहाँ से बन सकता है। अब देखो, जैसे सुक्रोज से मैंने कहा, स्टार्च से कहा, आप सिमिलरली क्या कर सकते हो, माल्टोज से भी कर सकते हो कि माल्टोज है, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कर दो तो वो क्या देगा, वो ग्लूकोज देता है, ठीक है। 2 ग्लूकोज यूनिट देता है, यानी कि होमोसेकेराइड था क्योंकि वो, ठीक है। फिर अगर आगे बात करूँ तो हमारे पास आता है कि ग्लूकोज दिखता कैसा है। मतलब अगर जैसे हम कहते हैं ना कि मीथेन है जैसे CH4, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं। समझिए कि ये वाला स्ट्रक्चर होता है मीथेन का। सिमिलरली ग्लूकोज कैसे दिखता है, इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे पता लगा। जैसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट की पहले डेफिनेशन कुछ आई थी, फिर बाद में कुछ आई, तो वो एवोल्यूशन हुआ है चीज़ों का, नॉलेज का। सिमिलरली ग्लूकोज के बारे में किसको कैसे पता लगा, उस चीज़ को समझो। सबसे पहले तो याद रखना ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, तो यानी कि 6 कार्बन एटम है। और मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर हमें एल्डिहाइड होता है, ये बात पता लग गई थी बाद में आके, मतलब जब रिएक्शंस वगैरह करी थी। तो यानी कि एल्डिहाइड है, पहली बात तो ये मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है। और मोनोसेकेराइड के अंदर इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है, ठीक है। तो ये एल्डोहेक्सोस हो जाएगा। तो वही लिखा है कि ग्लूकोज हमारा, सबसे पहले तो याद रखना है एल्डोहेक्सोस। पिछले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि नो, या तो एक कंपाउंड राइट को सीधा जाने देगा, और या तो अगर मोड़ेगा तो या तो लेफ्ट में मोड़ेगा या राइट में मोड़ेगा। जो राइट में मोड़ता है तो वो डेक्सट्रोज होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ग्लूकोज लाइट को राइट में मोड़ता है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्सट्रोज भी बोल देते हैं, और एल्डोहेक्सोस भी होता है। अब कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एविडेंसेस इसका स्ट्रक्चर आया था। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे आया था, बहुत सारी रिएक्शंस हुई थी, फिर हमें पता लगा था अच्छा इसके अंदर ये भी होता है, ये भी होता है, फिर लास्ट में सारी चीज़ों को जोड़ा गया था, फिर स्ट्रक्चर आया था। तो याद रखना ये तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा, ये चाहे क्वेश्चन आपका 1 नंबर में, क्योंकि ना केमिस्ट्री का पेपर बोर्ड का क्या होता है, 1-1 नंबर में क्वेश्चन टूटे हो जाता है। 2 नंबर में टूट गया, 5 नंबर का डायरेक्ट इकट्ठा क्वेश्चन नहीं आता, उसके पार्ट्स टूटे होते हैं कि 3-2 में आ गया, 1-1 में 5 पार्ट्स आ गए, 2-3 में आ गया, 2-1-1 में आ गया, 1 में आ गया। समझ गए। तो वो इस फॉर्म में आता है, तो ये आएगा।
क्वेश्चन पक्का आएगा। ये मान लो ये क्वेश्चन अगर आए, ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन ना आए, ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्या कि कौन से स्ट्रक, देखो अब ना क्वेश्चन का टाइप मतलब नाम बदल सकता है बट आंसर मतलब यही रहेगा। ठीक है, अब इतना दिमाग भी नहीं लगा सकते तो फिर आपको चाहे कितने ही बेस्ट से बेस्ट नोट दे दो, चाहे कितना ही पढ़ा लो, फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, इट्स स्ट्रक्चर वॉज असाइंड ऑन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एविडेंसेज। क्या क्या एविडेंसेज थे? सबसे पहले बात तो हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो C6H12O6 होता है। समझ गए? तो इस फॉर्मूला से ही हमें ये बात समझ में आ गया कि अगर जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 6 कार्बन कहीं ना कहीं तो रखने पड़ेंगे। ठीक है, 12 H जोड़ने पड़ेंगे, 6 ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी। इतना तो समझ में आ गया था। तो जब हमारे पास, देखो मैंने क्या कहा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, राइट द फॉलोइंग एविडेंसेस। तो अगर मान लो बाय चांस आ जाता है तो, पर जब हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि उसका, पहली बात तो ये कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही 6,6H12O6 होता है। इस वजह से जो है हमने कहा था कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा जैसा आया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें कैसे पता लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। हमें कैसे पता लगा कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप CHO, फिर उसके बाद 4 कार्बन, फिर एक और, टोटल 6 कार्बन हो गए। लास्ट में आ जाएगा CH2OH। ठीक है, पहले मैं इसको एक काम करती हूँ कि बना देती हूँ ताकि आपको अभी तो, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर, वैसे तो आप मेरे साथ साथ ही देखो इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि अभी रिएक्शंस हमें करनी है, फिर उसके बाद ये पता ही लगेगा। बस आप भी देख लो कि ये ऐसे बनता है, क्योंकि ना लास्ट में जब हम इक्विलिब्रियम वगैरह पे तोड़ेंगे तब ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। बट अभी आपको बताना है तो आई कांट स्किप दैट पार्ट एज वेल। देखो बस इतना याद रखना कि थर्ड वाले पे थोड़ी सी अलग होते हैं कि सारी साइड OH है और बस थर्ड वाले पे H आ जाता है। यही बात है कि यही स्ट्रक्चर में लर्न करने का होता है इसमें। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखता ऐसा है। समझ गए? तो ये बात कि ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है हमें कैसे पता लगा? उसके लिए बहुत सारी रिएक्शंस परफॉर्म करी गई। सबसे पहले क्या रिएक्शंस करी गई? सबसे पहले ग्लूकोज को ना रिएक्ट कराया गया HI के साथ। समझ गए? HI हम सबको पता है कि बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसको जब हमने HI के साथ रिएक्ट कराया गया तो हमें मिला क्या? N-हेक्सेन मिला। अब N-हेक्सेन मिलने से हमें इस रिएक्शन में ये चीज़ प्रूफ होगी पर्टिकुलरली कि ग्लूकोज का ना एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो सीधा चेन में, उसका स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ये बात कौन सी रिएक्शन ने बताई? जब हमने HI के साथ रिएक्शन करी। अब रिएक्शन कैसे होती है? सबसे पहले तो याद रखना कि HI को हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, जब ये टूटता है तो ये H2+I2 दे देता है। ठीक है, अच्छा, फिर जब ग्लूकोज, इसी ग्लूकोज के साथ मैं कह रही हूँ HI ने रिएक्शन करी तो हुआ क्या? जब रिएक्शन करी कि देखो यहीं पे करते हैं ताकि टाइम बचे। देखो सबसे पहले जब रिएक्शन करी 2HI ने H2I2 दे दिया, हम सबको पता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये वाला अंदर वाला पार्ट है ना, मैंने इसको एक्सपैंड करके लिख दिया है। ठीक है, इसी को एक्सपैंड करके लिखा है यहाँ पे। समझ गए? बट वैसे अगर हम इसको जब हम रिएक्शन करेंगे पेपर में तो इसी फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि हर्बर्ट स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे उसमें होता है। बट जब आप रिएक्शन करो तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। क्या होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर? देखो CHO, लास्ट में इन 4 कार्बन की जगह हमने CHOH का होल 4 लिख दिया। यही है CHOH होल 4। ठीक है, यहाँ पे CH2OH आ गया और यहाँ पे CHO। ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया पर्टिकुलरली। अब मैंने कहा जब HI के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है, HI के साथ रिएक्शन हुई तो रिएक्शन में होता ही है। देखो हमें ना कुछ याद नहीं रखना, हमें जितना रेलिवेंट है चीज़ें बस उतनी याद रखनी है। क्या कि जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि जितने भी O है वो सारे हटा दो। आपको इतना याद रखना है, जब रिएक्शन होगी जितने भी O है सारे हटा दो और O को हटाने के बाद कार्बन की सारी बॉन्ड्स पूरी रखो बस। जैसे यहाँ से मैंने O हटाया तो यहाँ पे CH2 बच गया और कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, तो यहाँ तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बनाती है, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से और 2 H, चारों हाथ पूरे हो गए। अच्छा, CH2 आ जाएगा। इधर से मैंने कहा O हटेगा तो
2 हाथ पूरे हुए हैं कार्बन के, एक इधर 2 बचे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ से 2 H उठ के यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात कि यहाँ से O हटाया तो यहाँ पे अब देखो CH3 हो गया, मतलब इस वाले को हटा दिया तो ये CH3 हो गया, और एक हाथ यहाँ से पूरा है तो हो गए CH3 पूरे, तो यहाँ से ये बन जाता है N हेक्सेन। N हेक्सेन का मतलब होता है वही C6H14 वाला, काउंट कर लेना, क्योंकि हेक्सेन क्या होता है, एल्केन होता है, और एल्केन का फॉर्मूला यही होता है 2N+2। और दूसरी बात ये N का मतलब होता है वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब हमने HI के साथ रिएक्शन करी ग्लूकोज की तो हमें ये मिला, और ये कंपाउंड मिलने से हमें समझ में आया कि ग्लूकोज का हो ना हो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, और HI के बारे में याद रखना, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले ये तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा, जब पहली बार उन्होंने साइंटिस्ट वगैरह ने काम किया कि ग्लूकोज कैसा दिखता है तो इतना समझ में आ गया कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा। फिर आगे क्या पता लगा कि जब उन्होंने HCN और NH2OH के साथ रिएक्शन करी, HCN और NH2OH के साथ रिएक्शन करी, क्यों करी, क्योंकि ना देखो अभी हम बाद में पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में कि ऐसा ही क्यों होता है, समझ गए, बस इतना याद रखो अभी कि HCN और NH2OH के साथ रिएक्शन करी तब जाके उनको स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा। जब ग्लूकोज ऐसा दिखता पता लग गया हमें, ग्लूकोज जब HCN के साथ रिएक्शन करता है तो हुआ क्या, जो ऊपर एल्डिहाइड वाला पार्ट था ना, जो HCN और NH2OH वाला पार्ट है वो एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करते हैं। इतना याद रखना कि यहाँ से ये एल्डिहाइड वाला हम सबको पता है, जब हम खोल के लिखते हैं तो ऐसा दिखता है। ठीक है, अच्छा, तो HCN वाले ने अटैक किया तो C के ऊपर C चला गया और O के ऊपर H चला गया, समझ गए। C के ऊपर C का मतलब होता है CN बन गया, और O के ऊपर H जाने का मतलब होता है कि ये वाली बॉन्ड टूटी, ये यहाँ पे CN आ गया और यहाँ से OH आ गया। तो इस तरीके से पर्टिकुलरली HCN के साथ रिएक्शन हुई और बाकी नीचे वाला सब सेम रहा, तो हमारे पास साइनोहाइड्रिन बन गया। क्या नाम होता है इसका, साइनोहाइड्रिन, क्योंकि HCN ने रिएक्ट किया। सिमिलरली NH2OH का नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, जब मैंने कहा इस ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH को डाला तो क्या होगा, देखो ये जो अमीन वाले कंपाउंड होते हैं ना NH2OH, ठीक है, NH2, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, इनकी खास बात ये होती है कि रिएक्शन जब होगी ना तो पानी निकलता है रिएक्शन में। क्या खास बात होती है कि पानी निकलता है, तो NH2OH और ये है हमारे पास पर्टिकुलरली, तो यहाँ से H2 चला जाएगा और यहाँ से O चला जाएगा, तो H2 हट गया। अब बचा क्या, N हमें पता है 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड तो इसके साथ बना रखे, 2 बॉन्ड बच गई तो यहाँ जुड़ जाएगी, तो C डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा और हमारा वाटर बाहर निकल जाता है। आई बात समझ में रिएक्शन में। और जब ये वाला ऐसा कंपाउंड कुछ बनता है तो इसका नाम होता है ऑक्साइम। आपको कुछ याद नहीं रखना, बस जितना मैं बता रही हूँ उसको लर्न कर लो। इस चैप्टर में क्रैमिंग वाली चीज़ें ही है, रिएक्शंस तो इतना तो पता होगा कि रिएक्शंस को लर्न नहीं करना होता है, क्योंकि कैसे हुआ, वो क्यों हुआ, इतनी सारी चीज़ें थोड़ी डेप्थ में, क्योंकि अगर इतना लर्न कर लोगे कोई क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट रिएक्शंस लिखनी होती है, यही पेपर में आता है, समझ गए। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि अगर कैसे पता लगा था। सबसे पहले तो ये बात पता थी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, फिर HI के साथ रिएक्शन कराई गई, इससे ये पता लग गया कि उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। याद रखना कभी भी एविडेंसेस की बात करते हैं और पूरा क्वेश्चन इकट्ठा आ जाए तो ये सीक्वेंस में स्टेप्स याद रखने होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तब ये पता लगा था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। अब HCN और NH2OH के साथ रिएक्शन कराई तो ये पता लग गया कि इनके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब होता है, देखो C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब ही जैसे हम कहते हैं ना एल्डिहाइड CHO होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इन सारे दोनों रिएक्शन ने ये शो कर दिया कि उसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होता है, तो ये शो करने के लिए किया था, यानी कि जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CO वाला ग्रुप आएगा। ये बात हमें इस रिएक्शन से पता लग गई। ठीक है, फिर आता है जब हमने अगली रिएक्शन कराई, वो कराई हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। अब ब्रोमीन वाटर जो होता है एक तरह से हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हम सबको पता लग गया था कि कार्बोनाइल ग्रुप है, अब कोई ना कोई कार्बोनाइल ग्रुप तो होगा, अब या तो वो कीटोन हो सकता है, वो एल्डिहाइड हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन हमने कराई गई थी। ग्लूकोज के अंदर जब हमने ब्रोमीन वाटर एक्वस डाला, ब्रोमीन वाटर एक्वस का मतलब क्या होता है कि पानी के साथ ब्रोमीन की रिएक्शन करा दी तो 2HBr बाहर हो जाता है और एक ऑक्सीजन बचते हैं, वही ऑक्सीडेशन में हेल्प कर देते हैं पर्टिकुलरली। तो Br2 एक्वस डाला तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, तो बट क्योंकि है तो ये क्या करता है यहाँ पे CHO को ऑक्सीडाइज करके
COOH दे देता है। किसको? COOH। यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई कि जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में हमने बनाया है, हमने एल्डिहाइड रखा है, वो बिल्कुल सही रखा है और ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा क्योंकि एल्डिहाइड ही है उसके अंदर। समझ गए कि यहाँ पे ये एज इट इज रहता है। जब ब्रोमीन वाटर के साथ डालते हैं तो COOH डल जाता है। क्या डल जाता है? COOH डल जाता है। इसी को बोलते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड। समझ गए? क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास रिएक्शन विद निट्रिक एसिड। रिएक्शन विद निट्रिक एसिड का क्या मतलब होता है? निट्रिक एसिड होता है HNO3। सबसे पहले HNO3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब 2HNO3 की, जब मैंने सबसे पहले इसी की रिएक्शन देखी कैसे ब्रेकडाउन होता है, तो ये 2NO2 बाहर कर देता है और एक H2O कर देता है। समझ गए? देखो, दो H यहाँ से चले के एक यहाँ से, क्या बचा है? NO2 बच गया। और दूसरी बात ये कि 2 N थे यहाँ पे, तो इसलिए 2NO2। अब बैलेंसिंग करके देखा, एक ऑक्सीजन बच गया। अब क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो इसने क्या किया, दोनों, पहले तो हमने देखा ग्लूकोनिक एसिड जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो खाली ये पार्ट में कार्बोक्सिलिक बना। जब निट्रिक एसिड करता है तो बनता है सेक्रिक एसिड और दोनों पार्ट ऊपर नीचे COOH बन जाता है। क्या? ऊपर नीचे दोनों जगह ही COOH बन जाता है। CHO है तो ऊपर नीचे COOH, और यहाँ पे इस वाले का भी ऑक्सीडेशन होगी, COOH बन जाता है। अब इस रिएक्शन ने तो शो करा था कि एल्डिहाइड होता है, बट इस रिएक्शन ने ये शो करा कि एक हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है। एक डिग्री एल्कोहल का क्या मतलब आता है? देखो, जब भी यहाँ पे 11th का कंसेप्ट लगता है, क्या हमें चेक करना होता है 1 डिग्री 2 डिग्री। याद रखना, कभी भी जब हमें ये चेक करना है OH जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे होता है? OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन पदर कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उस बात से हमें पता लगता है कि वो कितने डिग्री का है। मैंने कहा OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन हमारा सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से 1 डिग्री हुआ। जबकि अगर मैं इस वाले पार्ट में देखूँ OH, समझ रहे हो, अगर मैं ये वाला भी OH है ऐसे तो ये भी OH है, बट अगर मैं इस वाले कार्बन को देख रही हूँ तो ये एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो गया। समझ गए? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 डिग्री क्या होता है कि जब हम OH की टर्म्स में 1 डिग्री 2 डिग्री डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं वो वाला OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। समझ गए? तो ये हो जाता है कि इसने शो कर दिया कि एक हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल थी, क्योंकि ये रिएक्शन होती है क्या कि एल्कोहल के अंदर अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है पर्टिकुलरली, और सेक्रिक एसिड इसका नाम होता है। फिर लास्ट रिएक्शन जो जिसकी वजह से हमें पता लगा कि हाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही है, वो थी एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर याद रखना, क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर? वो होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड OCO CH3। कैसे? बीच में O आएगा, फिर 2 कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएंगे COO, लास्ट में CH3 समझ गए? OCO CH3, फिर यही O के साथ COCH3 2 बार जोड़ना है। तो ये हमारा कहलाता है पर्टिकुलरली एसिटिक एनहाइड्राइड। यही एसिटिक एनहाइड्राइड जब हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। ये एसिटिक एनहाइड्राइड जब हमारा रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ तो क्या रिएक्शन होती है? एसिटिक एनहाइड्राइड की कभी भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन करोगे, मेजॉरिटी केसेस में आपका एसिटिक एसिड बाहर आएगा। अब हमने क्या किया, हमारे को पता है कि इस रिएक्शन ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है, 4 यहाँ वाले और एक यहाँ, टोटल 5 ग्रुप थे, इसलिए हमने 5 एसिटिक एनहाइड्राइड लिए। क्योंकि फिर क्या हुआ, जब रिएक्शन हुई CH3COO यहाँ से टूटा, तो अब OH चाहिए था एसिटिक एसिड बनाने के लिए, तो इसलिए 5 OH यहाँ से निकल गए, तो इसलिए 5 CH3COH, 5 एसिटिक एसिड तो बाहर हो गए। अब बचा क्या? ये वाला ग्रुप CH3COO, यानी कि OCOCH3 मान लो, तो ये OCOCH3 इन जगह पे लग जाएगा, CHOCOCH3 CH2OCOCH3। समझ गए? और इसका नाम बन जाता है फिर पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। क्या नाम बन जाता है इसका? पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। दोबारा देखते हैं कि ग्लूकोज ने जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी तो 5 CH3COH हट गए, ये OCOCH3 बचा, ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाता है हमारा पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। इस रिएक्शन ने हमें शो करा था कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप है। तो अब हमने क्या देखा, सबसे पहले जब HI के साथ रिएक्शन करी तो हमें ये बात पता लग गया कि उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। HCN और NH2OH के साथ रिएक्शन करी तो हमें पता लग गया कार्बोनाइल ग्रुप है। जब हमने ब्रोमीन वाटर के साथ करी तो ये पता लग गया कि
एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। जब हमने HNO3 के साथ करी तो ये पता लगा कि सिर्फ एक डिग्री अल्कोहल है। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करी और पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज मिला तो ये पता लगा कि इसके पास 5 OH ग्रुप है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें याद होगी हमें होपफुली, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में आएगी ही आएगी। मतलब इसके बिना पेपर नहीं बन सकता, चाहे कहीं पे भी बने, चाहे एक सिंगल सेट में आए, चाहे CUET में आए, बट ये आएगा। फिर आता है ग्लूकोज का फिशर स्ट्रक्चर, यानी कि ग्लूकोज का जब हम अंदर खोल के पूरा इन डिटेल देखते हैं ना, तो उस स्ट्रक्चर का नाम होता है फिशर स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी बनाया था सबसे पहले, इसलिए कहा था कि हम उसको बाद में पढ़ेंगे। वो मैंने बाई चांस पहले बना दिया, क्योंकि ना होता है यार, क्या बोले जा रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, इस वजह से दिखाया था। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इसलिए एल्डिहाइड ग्रुप, और लास्ट में मतलब 6 कार्बन होते हैं, सबसे पहले कार्बन पे तो CHO, 6th वाले पे होता है CH2OH, बीच में लिखो 4 कार्बन। याद रखना ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में OH सारे के सारे राइट साइड पे होते हैं एक्सेप्ट इन द 3rd कार्बन। 3rd कार्बन में OH पलट जाता है। मैंने कहा ग्लूकोज में सारे के सारे OH राइट साइड पे होंगे, बट 3rd वाले में क्या होता है, राइट साइड पे H आ जाता है। और ये सारे कायरल कार्बन है, इनके चारों हाथ अलग अलग है, ये एक हाथ हो गया, ये एक हाथ, ये एक हाथ, और ये पूरा एक हाथ, समझ गए? तो ये कायरल कार्बन हो गया। अच्छा, फिर 5th पोजीशन, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को खोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको ऐसे, D पॉजिटिव ग्लूकोज, समझ गए? तो इसका क्या मतलब होता है, ये कैपिटल D या कैपिटल L रिप्रेजेंट करता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, कि वो राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे है, समझ गए? कि कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, बस इतना याद रखना। वो ये कैपिटल D और कैपिटल L डेक्स्ट्रोलीवो को रिप्रेजेंट नहीं करते, स्मॉल d और स्मॉल l ये रिप्रेजेंट करते हैं उसकी ऑप्टिकल रोटेशन को, स्मॉल d स्मॉल l, और कैपिटल D और कैपिटल L रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कॉन्फ़िगरेशन को। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, इसको मानो या मत मानो, ठीक है? क्योंकि MCQ में आपको फंसता हुआ दिखेगा बहुत सारे, अगर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि स्मॉल d स्मॉल मतलब कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन को, और स्मॉल d और स्मॉल l हमारी ऑप्टिकल रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव तो पता ही है हमारे को कि वो रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव राइट के लिए, नेगेटिव लेफ्ट के लिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, याद रखना, बस 3rd वाले पे HOH पलट जाता है, बाकी ये वाला स्ट्रक्चर होता है। फिर आता है हमारे पास क्या, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना भी पेपर नहीं बनता है। या तो अगर ये क्वेश्चन आ गया, मान लो इस क्वेश्चन को हो सकता है या तो ये 5 रिएक्शंस जो ये हैं ये दे दे, या ये उठा ले, कुछ ना कुछ तो इनमें से फंसता ही फंसता है, इनके बिना पेपर नहीं बनेगा, बस इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या कि क्वेश्चन क्या आता है, राइट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। मतलब ग्लूकोज का हमने पढ़ा था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, तो वो रिएक्शन लिखो वो ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज जो रिएक्शन नहीं करता है, ग्लूकोज बहुत सारी रिएक्शंस नहीं कर रहा है, ठीक है? तो वो रिएक्शन लिखो जो नहीं करता, या उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती है, वो सारी रिएक्शंस लिखो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये लिखना। सबसे पहली बात तो ये, हमें ये बात पता है कि CHO ग्रुप होता है ग्लूकोज के अंदर, बट वो CHO ग्रुप फ्री नहीं होता है, क्योंकि वो CHO ग्रुप ना क्या कर लेता है, समझो ध्यान से, ये वाले ना वैसे तो पहले पढ़ाई जाती है, बट क्योंकि आपको ना समझ नहीं आएगा, ऐसे लगेगा रट रहे हैं क्या CHO ग्रुप फ्री नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आगे आपको बता देती हूँ। क्या होता क्या है ना कि ग्लूकोज ना इक्विलिब्रियम पे जो होता है 52.5 डिग्री की ऑप्टिकल रोटेशन होती है, हमें पता है डेक्स्ट्रो रोटेट होता है, और कितना लाइट को मोड़ता है, 52.5 डिग्री से मोड़ता है इक्विलिब्रियम पे। होता क्या है कि हम सबको पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही वाला एज इट इज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता क्या है इक्विलिब्रियम पे, कि जो ये हमारा देखो CHO CH2OH, 3rd वाले पे एक्सेप्शन आ जाएगी, बाकी सारी चीजें OH राइट पे। अब देखो होता क्या है इक्विलिब्रियम पे, अगर इसको भी खोल के देखें, जो ये 5th वाला कार्बन है, ये वाला, समझ गए, यहाँ पे ये अपना H दे देता है और ये अपना बॉन्ड तोड़ लेता है। अब इसकी बॉन्ड फ्री होगी, ये वाला H उठ के यहाँ पे आ जाता है और ये वाला O इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, समझ गए? कि देखो इसने O के साथ H के साथ बॉन्डिंग थी, ये H टूटा, ये H उठ के यहाँ आ गया और यहाँ से इसकी बॉन्ड टूटी, यानी कि इसका एक हाथ फ्री और इस O का हाथ फ्री, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली। अब ये
हमें CHO, देखो पहले इस वाले स्ट्रक्चर में हमें क्या दिख रहा था, CHO तो फ्री है, CHO फ्री है यानी कि वो रिएक्शन कर देगा या CHO के साथ जो भी है यानी कि सब कर सकता है, समझ रहे हो कि CHO फ्री है, बट एक्चुअल में CHO फ्री है ही नहीं। यहाँ पे तो क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा था, यानी कि पहले हम देखा ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसे सीधा सा स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमने क्या देखा कि यहाँ पे ऐसे CHO एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ से बॉन्ड टूटते हैं, यहाँ से टूटते हैं, और ये आपस में ये दोनों पहला और फिफ्थ वाला आपस में बना लेता है, यानी कि यहाँ पे 1,5 लिंकेज देखने को मिली हमें। क्या देखने को मिली, 1,5 लिंकेज देखने को मिली। तो यानी कि फ्री तो था ही नहीं, तो जब वो फ्री नहीं था इसका मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं था, वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, कि एक साइकिल से नहीं बन रही। देखो जब बंद हो जाता है स्ट्रक्चर उसको साइक्लिक बोलते हैं, कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है वो, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है वो, ओपन चेन तो है ही नहीं। तो यानी कि जो ओपन, जब वो ओपन है ही नहीं तो वो ओपन वाली रिएक्शंस क्यों देगा, समझ रहे हो। तो वहीं से क्वेश्चन बनता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर की जो रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो साइक्लिक है ही नहीं। तो याद रखना है एक 2,4-DNP टेस्ट होता है। 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-DNP डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसके बारे में डायरेक्ट बहुत सारी डीप एक्सप्लेनेशन हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। तो फिर आता है हमारे पास क्या, 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्या होता है स्ट्रक्चर, देखो फिनाइल हम सबको पता है C6H5 होता है। फिनाइल अगर किस बच्चे की जैसे 11th वीक है नहीं पता क्या होता है, C6H6 नाम का बेंजीन होता है, हम सबको पता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। उसमें से अगर हमने क्या किया, एक H हटा दिया, समझ गए, तो ये C6H5 बन जाएगा। और जब एक H हटा दे तो यानी कि एक बॉन्ड फ्री है, इसके साथ कुछ भी जोड़ दो, इसी को हम PH के नाम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं फिनाइल को। ये हमारा कहला देता है फिनाइल ग्रुप, समझ गए। अच्छा, फिर आता है कि इस फिनाइल के साथ हमने कहा C6H5 के साथ हमने NH2NH2, ये होता है NH2NH2 हमारा हाइड्रोजन, समझ गए, हाइड्रोजन नाम होता है। इसका H तोड़ा और C6H5 के साथ इसको जोड़ दिया, और इसी C6H5 में, इस फिनाइल में हमने 2 और 4th पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया, तब जाके ये ऐसा बना है, ठीक है। बस इतना याद रख लो चाहे तो इसको, क्योंकि ये मेन हम पढ़ेंगे वहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है 2,4-DNP टेस्ट। और याद रखना अगर रिएक्शन इससे होती तो H2O बाहर जाता है, मैंने अभी बताया था पहले भी कि H2O बाहर जाता अगर रिएक्शन होती, बट CHO ग्रुप तो फ्री था ही नहीं, CHO ग्रुप ने तो बॉन्डिंग कर ली, CHO ग्रुप तो फ्री है ही नहीं। तो जब CHO ग्रुप फ्री नहीं है तो यहाँ से O निकलेगा नहीं, तो O निकलेगा नहीं तो पानी बनेगा नहीं। इस वजह से यानी कि सारी की सारी रिएक्शन जो इसके साथ होनी चाहिए थे ग्लूकोज की नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि CHO ग्रुप फ्री नहीं था। तो सबसे पहला तो याद रखना वो कौन सा टेस्ट नहीं देता, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, CHO ग्रुप फ्री नहीं था। दूसरा एक स्किफ टेस्ट होता है, वो स्किफ टेस्ट भी नहीं देता। स्किफ टेस्ट ये वाला होता है कि NH2 के साथ कोई भी एक एल्काइल वाला ग्रुप लगा हुआ है, CH3C2H5 कोई भी R मान लो, NH2R, समझ गए। तो वो वाला स्किप टेस्ट नहीं देता है वो, क्योंकि यहाँ से भी पानी निकलना चाहिए था, बट CHO जब ग्रुप फ्री नहीं है तो ये O देगा नहीं, तो इस वजह से पानी निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे स्किप टेस्ट भी नहीं देता, 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देता। रीज़न वही है कि क्यों नहीं देता, क्योंकि एल्डिहाइड फ्री नहीं है। दूसरा वो NaHSO3 के साथ रिएक्शन करके बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो बनना चाहिए था, मतलब देखो ये सारी पेंसिल से करी गई रिएक्शन का मतलब ये है कि ऐसा होना चाहिए था बट नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था बट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है NaHSO3 के साथ। रीज़न वही है क्योंकि CHO ग्रुप फ्री नहीं है। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो एल्डिहाइड ने इसके साथ रिएक्शन करी तो हुआ क्या कि C के ऊपर चला गया SO3H और O के ऊपर चला गया Na, और फिर ना फिर क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, पर्टिकुलरली मतलब टोटोमेरिज्म भी कई बार नाम दे देते हैं, शिफ्ट होता है। तो यहाँ से H और Na रिप्लेस हो जाता है कि O के ऊपर H आ जाता है, इसके ऊपर Na आ जाता है। इसका नाम होता है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। कि जब कुछ ऐसा संबंध है SO3NaOH, ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट कि हमने एक्सपेक्ट किया था ग्लूकोज के साथ जब हम रिएक्शन करें तो ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि ग्लूकोज करना चाहिए था बट नहीं हुआ। इसका मतलब उसने वो रिएक्शन शो नहीं करी, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना। फिर आता है कि जो पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज, जो ये वाला कंपाउंड बना था, ये वाला समझ गए, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज, इसको जब हमने हाइड्रोक्सिल अमीन यानी कि NH2OH के साथ रिएक्शन कराई
तब वो रिएक्शन हुई नहीं। रिएक्शन ना होने का मतलब अगेन कि पानी निकलना चाहिए था या जो भी निकलना चाहिए था वो नहीं निकला, CHO ग्रुप फ्री नहीं था। रीज़न सबका वही है कि ना तो पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करके दे रहा है, ना बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है, ना ही स्किप्स टेस्ट के साथ रिएक्शन हुई, ना ही 2,4-DNP टेस्ट के साथ रिएक्शन हुई। रीज़न सबका सेम है, CHO ग्रुप फ्री नहीं होता। और 5वां पॉइंट जो इसमें मेंशन नहीं है बट आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर इज़ कि क्या और रीज़न है जिसे आप कह सकते हो कि उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो सारा वो ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं करता। एक तो ठीक है, वो ये है कि उसका अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसका क्या मतलब है समझो ध्यान से। ये वाला पार्ट जो है, जैसे हमने इक्विलिब्रियम पे तो देख लिया कि क्या होता है कैसे होता है। अब इसी इक्विलिब्रियम में OH की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि OH जो है पहले कार्बन पे राइट साइड पे आता है कि लेफ्ट साइड पे आता है। उसके बेस पे इसके 2 एनोमर्स बनते हैं जिसको हम अल्फा बीटा का नाम दे देते हैं। एनोमर्स का मतलब होता है स्टीरियो आइसोमर, जिनका पूरा सब कुछ फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है, बस एक सिंगल पोजीशन ऑफ वो भी OH की प्लेस करने के लिए डिफर कर जाता है, वो हमारा एनोमर्स खिला देता है। ठीक है, अब देखो ये लेक्चर हो गया 30 मिनट्स का नियरली। मेरी राय में मुझे ऐसा लगता है कि जो अगला लेक्चर 3 आएगा उसमें हम होपफुली, नो मैटर वो कितना भी लंबा हो, उसमें हम ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से शुरू करेंगे और हम होपफुली डायसैकेराइड्स तक इस पेज तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायसैकेराइड्स अगेन अपने आप में एक बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगे, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, तो तब हम उसको डायसैकेराइड तक लेक्चर 3 में कंप्लीट करेंगे और लेक्चर 4 में पूरा ही कार्बोहाइड्रेट्स निपटा देंगे। तो 4 लेक्चर पहले कार्बोहाइड्रेट्स के हो गए, छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रख रहे क्योंकि फिर अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और एडिटिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है इस वजह से। तो अभी तक हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, अभी तक हमने ये देख लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो क्वेश्चन में आ सकती है उसको कंप्लीट किया है, उसको रिवाइज करना, नोट्स में लिखना। अगले लेक्चर में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से शुरू करेंगे और 4 लेक्चर के अंदर पहले में कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल टिल नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि आपको लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे।